नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो बिहार पुलिस का जो भी कैंडिडेट आप एग्जाम देना चाहते हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया गया है और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इसीलिए सभी वीडियो आप देख करके जाइए। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन में हुआ था। किसमें हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मौलिक अधिकार का मांग किया था। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव पारित हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्लियर हो गया होगा? जबकि पूर्ण स्वराज्य का जो मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एकदम ये सब क्वेश्चन बहुत ही ध्यान पूर्वक रखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है और आपका यही एक क्वेश्चन जो है एग्जाम की सफलता तक पहुंचाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? नहीं की चर्चा कर लिया है, इसलिए जो भी आप एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन ध्यानपूर्वक अगर नहीं पढ़ते हैं तो एक आसान सा क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाता है, और आपको जब एक एक आसान क्वेश्चन हाथ से निकल जाता है तो आप समझ जाते हैं कि एग्जाम से हम बाहर हो गए हैं। क्लियर? इसीलिए एक एक क्वेश्चन जो है आप सही सलामत पढ़िए, तब जाकर के टिक लगाइए। तो एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था, तो बिल्कुल जो है सालाबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में हुआ था, सही है। क्लियर? देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल देवगांव की संधि जो है 1803 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल ग्वालियर की संधि जो हुआ था 1817 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। चौथा है संगोला की संधि 1705 ईस्वी में हुआ था। संगोला की संधि जबकि हम लोग जानते हैं कि 1750 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए संगोला की संधि क्या है? 1705 ईस्वी गलत है। क्लियर? जबकि हम लोग जानते हैं कि संगोला की संधि जो हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था, एकदम ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहता है कि ध्यानपूर्वक अगर पढ़ते हैं तब आपका एक सही आंसर होता है। तो कौन सा सही मिलान नहीं होगा? तो ये हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? मोहम्मद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण हुआ दोस्तों, वो सोमपाल के मंदिर के रूप में हुआ था। सोमनाथ का जो मंदिर लूटा गया था, सोमनाथ का जो मंदिर लूटा गया था, उसमें बहुत सारा धन संपत्ति जो है लूट करके गजनी जो है लेकर के चला गया था, इसीलिए जो सबसे चर्चित आक्रमण के रूप में जाना गया है सोमनाथ मंदिर का। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में लिथियम के खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। किसके साथ किया गया है? अर्जेंटीना के साथ किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध हो जाएगा, यहाँ क्या कर लीजिएगा। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा कि चंदावर का युद्ध जो हुआ था कब, किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था, और वो 1194 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी की इसमें हार हुई थी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज को हरा दिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में रहता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। मोहम्मद गौरी और क्या हो जाएगा? जयचंद हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार
वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान कौन है? वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा था, इसलिए वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान जो है भारत का हो गया है। किसका हो गया है? भारत का हो गया है। 142.8 करोड़ लोगों का जो है जनसंख्या भारत में हो चुका है, जबकि चाइना जो है इससे थोड़ा कम है, 142.2 है। क्लियर? तो आप इस तरह से क्लियर रखिएगा। जबकि 2011 जनगणना का अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा तो चाइना 1 नंबर पर आ जाएगा। क्लियर? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है कि वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का है। जबकि यही क्वेश्चन को अगर उलट के पूछ देगा, कह देगा कि 2011 जनगणना के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो क्या हो जाएगा? ये चाइना का हो जाता है। क्लियर? क्योंकि उस समय तक जो है चाइना 1 नंबर पर चल रहा था। अब जो जनसंख्या जो जनगणना हुई है, जो हो रहा है जनगणना, इसमें भारत जो है विश्व में 1 नंबर पर आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली, आत्मघाती लिखिए, आत्मघाती कर लीजिएगा आप लोग। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? अर्थात आत्महत्या की थैली, आत्महत्या, इसको आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली जो है किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। क्लियर? राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, जबकि आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुए थे। क्योंकि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें वो अस्थायी अध्यक्ष जो है किसको चुन लिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। क्लियर? और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्लियर रखिएगा एकदम, ताकि क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपका गलत ना हो और एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम तक की सफलता तक लेके जाता है। यही एग्जाम की रेस है और यही जो है भीड़ों से अलग होने की पहचान है दोस्तों। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपको भीड़ों से अलग करेगा, क्योंकि इस भीड़ में आप अगर अव्वल नहीं आए तो फिर पीछे आप रह जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो कौन है? नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन कौन है? तो ऊपर से आइए, उत्तराखंड ऊपर में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। ये नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। कौन कौन है? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, WB है अर्थात सिक्किम है। ये जो है 5 जो है राज्य है। क्या कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो है नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर? एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? कहाँ पर जो है कहता है कि मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया है
ये दक्षिण अफ्रीका में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका में जो है मंडेला विरासत स्थल है, उसको जो है अब क्या किया है? यूनेस्को विरासत स्थल के सूची में शामिल कर लिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव का जो नामकरण किया था पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। और कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में हुआ था। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों किस में पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य जो है, यह द्रव्य है, द्रव्य कर लीजिएगा। कहता है केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों जो है, दोनों किस में पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये दोनों पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा है? जीव द्रव्य को जो है 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण के समय पाटन पर किसका शासन था? मोहम्मद गौरी के दूसरा आक्रमण के समय पाटन पर किसका शासन था? तो भीम द्वितीय का था। किसका था? भीम द्वितीय का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का जब दूसरा आक्रमण हुआ था, पाटन के विरुद्ध हुआ था, और उस समय जो है पाटन का जो शासक थे वो भीम द्वितीय थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? हाल ही में अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो वह भारत बना है दोस्तों। कौन बना है? भारत बन गया है, जो कि संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार कर लिया है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजे गए? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में आ जाता है पेपर में, और कह देता है लड़का कि ये क्वेश्चन जो है हमने तो पढ़ा ही नहीं था, और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में कहाँ सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजे गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? सिंग वाला मेढक की नई प्रजाति खोजा गया है। अर्थात हम लोग जो मेढक देखते हैं उसमें सिंग को देखा गया है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही एग्जाम में जो है ना हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख कहां से मुंबई लाया गया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है सर एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख जो है कहां से मुंबई लाया गया है? तो कहां से मुंबई लाया गया है? लंदन से मुंबई लाया गया है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हथियार था, क्या था हथियार? बाघ नख था। अर्थात वो जो हाथ का जो नाखून था उसमें जो है बाघ नख पहनते थे, वो कहाँ लेकर चल गया था? वो लेकर चल गया था कहाँ? लंदन में था, और अब जो है वह मुंबई महाराष्ट्र में आ गया है लेकर के। क्लियर। तो लंदन से लाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है वो रसिया रखा है। कि कौन रखा है? रसिया के साथ रखा है। भारत जो है 2030 तक जो है भारत और रूस के बीच में कितना तक व्यापार करने का लक्ष्य रखा है? 100 अरब डॉलर तक जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। क्लियर। 2030 तक 100 अरब डॉलर का जो है व्यापार भारत और रूस के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी, हाल ही में कौन सा देश, कहता है कि हाल ही की चर्चा कर रहा है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी
ये उन्नत होलोग्राफी है, आप लोग इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, उन्नत होलोग्राफी। क्लियर। कहता है कि हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। तो नया बैंक नोट जो जारी करेगा ये कौन करेगा, ये जापान करेगा। कौन करेगा, जापान करेगा। क्लियर। हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त जो है नए बैंक नोट जारी करेगा, तो जापान करेगा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी जो है कौन करेगा, तो भारत करेगा। 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ये एकदम क्लियर रखिएगा। क्लियर। और भारत जो है वो नई दिल्ली कर रहा है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत में नई दिल्ली करेगा। नई दिल्ली में इसका सारा जो है पद कट्ठा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में दूसरा जो है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित होगा, तो भारत में होगा। कहाँ होगा, भारत में होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है। निम्न में से कौन सा असत्य है, असत्य की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के मध्य में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था, समाप्त जो हुआ था, एक एला चेपल की संधि से समाप्त हुआ था। एला चेपल की संधि जो हुआ था वो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हुआ था। और कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध की समाप्ति हुआ था एला चेपल की संधि से हुआ था। क्लियर। दूसरी ऑप्शन है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक चला था, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। इसमें जो है यह जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये वो निर्णायक युद्ध रहा था, इसमें किसी चीज का निर्णय नहीं हो पाया था। क्लियर। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 63 के मध्य हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें जो है पेरिस की संधि हुई थी। और पेरिस के संधि के साथ जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था। क्लियर, क्लियर एकदम रखिएगा। जो भी हम बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है आपको एग्जाम तक की सफलता तक पहुंचाता है। चौथा ऑप्शन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1701 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, एकदम ध्यान में रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। तो ये असत्य की खोज हो गया, हम लोग ये असत्य की खोज के लिए चले थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। नील आंदोलन का जो है जमकर समर्थन करने वाला जो हिंदू पेट्रियाट थे, उसके संपादक जो थे कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं। भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुगार्ट में इन्होंने प्रथम बार जो है तिरंगा ध्वज फहराया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध जो है किससे है, तो एनी बेसेंट से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध एनी बेसेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी।
राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को राज्य विभाग की स्थापना पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। संविधान सभा में राज्य विभाग की स्थापना की मुख्य उद्देश्य जो था, राज्यों का एकीकरण करना था। राज्य विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों का एकीकरण करना था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए तकरीबन 22 समितियों का स्थापना किया था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने के लिए जो है तकरीबन 22 समितियों का स्थापना किया था। उसमें से कुछ प्रमुख समितियों को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बार बार जो है कोई न कोई एक समिति दे देता है और उसका अध्यक्ष पूछ लेता है। जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। दूसरा, विधि प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल थे। इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखिएगा। क्लियर? क्योंकि एक एक जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम तक सफलता तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह जो कथन है किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था? जब 1916 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है समझौता हुआ था। जब 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो उसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है समझौता हुआ था और उसी में जो है ये बात कही थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक का कथन था। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? क्यों? महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद किया था। महात्मा गांधी ने किसका अनुवाद किया था? अनटू द लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया था 1908 ईस्वी में करके। उसका नाम क्या रखा था? सर्वोदय ही रखा था। क्लियर हो गया होगा? गांधी जी जो है अनटू द लास्ट का जो है गुजराती में अनुवाद किया था और कब किया था? 1908 ईस्वी में किया था और उसका नाम क्या रखा था? तो सर्वोदय रखा था। इसीलिए सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? समझ गए होंगे कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है कैसे आया था? तो अनटू द लास्ट, पुस्तक का क्या नाम था? अनटू द लास्ट, लिख लीजिएगा, अनटू द लास्ट, ये पुस्तक का नाम है। इसी का जो है गुजराती में अनुवाद किया था 1908 ईस्वी में। कौन? महात्मा गांधी। और उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? सर्वोदय किया था। उसी समय जो है सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। कहता है कि दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन जो किया था वो अब्दुस समद ने किया था। किसने किया था? अब्दुस समद ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़िए और इस तरह से पढ़िए ताकि सभी वीडियो आपको देख करके ये समझ में आ जाए कि मैं जो है एग्जाम अब निकालने के लिए तत्पर हूँ। और यही तत्परता के साथ आप सभी वीडियो देखिए और एग्जाम आपका सुनिश्चित निकलेगा दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।